नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। गुजरात में चुनावी संग्राम चरम पर है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दांव चलाया। बीजेपी ने वादा किया है कि वो जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, लेकिन अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि आदिवासी और दलितों के लिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। दरअसल बीजेपी इस बार चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने कारपेट बॉम्बिंग कर विपक्ष खेमे में खलबली मचा दी है। इसलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रही है जिसमें उसके वोट बैंक को साधा जा सके, उसमें इजाफा हो सके। हालांकि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी के नाक में दम किए हुए है। जाहिर है बीजेपी के सामने इस बार चुनौतियां कुछ ज्यादा दिख रही हैं। ऐसे में बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव कितना असर दिखाएगा, ये एक सवाल है जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं घोषणा पत्र से जारी करते हुए क्या कुछ कहा जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी। ये जो संकल्प पत्र हमारा है, ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते। वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार है। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है। 26 नवंबर है जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो घोषणा पत्र में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गुजरात में सिर्फ कॉमन सिविल कोड पर बात हो रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। लिहाजा सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कॉमन सिविल कोड की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कॉमन सिविल कोड से बीजेपी बहुमत का वोट बटोर पाएगी। गुजरात केरल में बीजेपी के कई प्रण हैं। 27 साल की ये सरकार है और क्या इस बार भी बेड़ा पार होगा भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी के 10 बड़े वादे क्या क्या हैं, ये इन पर भी हम चर्चा करेंगे और इरादे क्या हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज चर्चा होगी और जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। अपने गेस्ट पैनलिस्ट से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे आगे। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत बीजेपी से हमारे साथ होंगी। हेमांग रावल मुख्य प्रवक्ता हैं गुजरात कांग्रेस के, वो हमारे साथ होंगे। डॉक्टर पार्थ पटेल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ होंगे। और आलोक मेहता जी हमारे साथ होंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के। इसके अलावा हिमांशु भट्ट साहब हमारे साथ होंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। कांग्रेस प्रवक्ता से शुरुआत करते हैं। हेमांग जी, जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तब सवाल उठने लगते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आखिर वजह क्या है, परेशानी क्या है कांग्रेस को? हमने कोई सवाल नहीं उठाया हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र निकाला है, ये संकल्प पत्र जो है वो 2017 में भी उन्होंने निकाला था। हमने कहा 2017 का जो संकल्प पत्र है उनमें से 70% जो वादे किए वो उन्होंने अभी निभाए नहीं है। इस बार के संकल्प पत्र जो 80 पेज का है, इसमें महंगाई का म नहीं है, मोरबी का म नहीं है,
ये जो संकल्प पत्र है ये संकल्प पत्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा पत्र है गुजरात की जनता के लिए। इस संकल्प पत्र में जो भी बातें बताई गई है, ये बातें तो जैसे कोई बजट की बातें हो इस तरह से यहाँ पे आंकड़ों का खेल किया गया है। ये बोल रहे हैं कि हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, ट्रिलियन के पीछे कितने शून्य होते हैं इनको पता नहीं होता है, इनके प्रवक्ता को पता नहीं होता है। यहाँ की जो घोषणा पत्र की बीजेपी की बात है, ये बात 2017 में उन्होंने ऐसे कई वादे किए थे। बीजेपी प्रवक्ता इस बार तैयारी के साथ आए होंगे शून्य की बात पर। बहरहाल हम इस हल्की बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि कोई सवाल आपने नहीं उठाया, आप सहमत हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से? होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके लिए जो भी बातें करनी है वो लोकसभा में होगी, वहां पे चर्चा करेंगे। यहाँ गुजरात के स्टेट में हम चर्चा करेंगे। इनका यहाँ 27 साल से शासन था, इन्होंने आज एक धर्मांतरण का कायदा जो 2021 से आया हुआ है, ये अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि हम इसका दृढ़ता पूर्वक अमल करेंगे। इसका मतलब क्या है? आपने कायदा ला दिया है, आपने एक्ट ला दिया है, अब इसका मजबूताई से अमल करने का मतलब क्या है? यही आपकी फेलियर है। आप बता रहे हो कि आपने जो एक्ट लाए हुए वो एक्ट आप अमल नहीं कर सकते हो, आपने ऐसा बोला। इन्होंने 2017 के मैनिफेस्टो के अंदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी। इन्होंने 2017 के मैनिफेस्टो के अंदर जो हमारे किसान है उनकी आवक डबल करने की बात की थी, डबल तो नहीं हुई, सिंगल भी नहीं हुई। वो 2014 की एमएसपी भी नहीं मिल रही है अभी। ठीक है, डॉक्टर श्रद्धा से पूछ लेते हैं। यहाँ पे घोटाला हो गया। बीजेपी से डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ हैं। किए थे, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ डंके की चोट पर 70% जो वायदे हैं वो नहीं किए, और इस बार का जो 80 पेज का इनका ये मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र है उसमें से दूसरे सवाल पर आएंगे आपके साथ। 2017 का आपके पास में आऊंगा, रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ हैं बीजेपी से। डॉक्टर श्रद्धा, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी की 27 साल से सरकार है, किसने रोका था कमेटी बनाने से? अब जो बात हो रही है, जब जब चुनाव आता है तब तब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी शुरू कर देती है, और ये सिलसिला उत्तर प्रदेश के चुनाव से देख रहे हैं सब। अनम्यूट कीजिए। नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आई हमें। डॉक्टर श्रद्धा, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। आलोक जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर श्रद्धा, आपके पास आऊंगा मैं, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। क्या वजह है आलोक जी कि बार बार ये बात होती है, जब जब चुनाव आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने लगती है, और ऐसा क्या चेंज आएगा सोसाइटी में, सभी कम्युनिटीज में, अगर लागू हो भी जाएगा? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से इस बात की चर्चा थी, और इससे इसलिए अंतर आएगा क्योंकि आप देखिए, गरीबी हटाना है, ये भी हर बार लिखा जाएगा। कश्मीर का मुद्दा कितने सालों से लिखा गया, अब जाकर के 370 हटाई गई है। अयोध्या की बात भी कई बार तो भाजपा के एजेंडे में भी लिखी रहती थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत एक ऐसा गंभीर मामला है, और उससे कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती जा रही है। तलाकशुदा महिलाओं को लेकर के जो कानून में परिवर्तन किए गए, वो एक अपने आप में उसकी दिशा में कदम है। जो कॉमन सिविल कोड की जब बात की जाती है तो महिलाओं को खास करके, अभी श्रद्धा का मामला चल रहा है, उसमें सजा यदि मिले, एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ क्या हो, तो उसमें किसने किया, किस धर्म का, किस जाति का, किस वर्ग का आदमी है, ये नहीं होगा। इसी तरह से तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में, गुजरात में इसलिए मुद्दा है कि गुजरात में महिलाएं जितनी जागरूक हैं और जो सशक्त हुई हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी 8 साल में हुई है, उससे पहले भी गांधी जी के समय, महात्मा गांधी को उसको हम क्रेडिट देते हैं। तो उस दृष्टि से जो जागरूकता वहां पर है, वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारे मित्रों को मुझसे ज्यादा पता होगा, कांग्रेस के हमारे जो मित्र। नहीं, मेरा सवाल भी ये था। 50% आबादी है, 2.5 करोड़ वहां पर जो वोटर हैं वो महिलाएं हैं। तो महिला वोट बैंक को छोड़ दीजिए किसके लिए, लेकिन महिलाएं इसका समर्थन करती हैं। मेरा सवाल ये था आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। हिमांशु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर पार्थ भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रद्धा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? श्रद्धा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? डॉक्टर श्रद्धा,
आपकी आवाज मिल रही जी, है। अब बताइएगा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ चुनावी मुद्दा बना लिया है कांग्रेस बीजेपी ने इसको। भाई साहब, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि ये हमारा चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी तब ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन के अंदर ये सारे मुद्दे थे, जिसके अंदर अगर हमने धारा 370, 35A, श्री राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी और हमारे जो बाबा साहेब वो कह रहे हैं अब किसने रोका था आपको? 2017 में भी आपकी सरकार थी, उससे पहले 2012 में भी आपने सरकार बनाई। अरे आप हमें किसी ने कोई रोका नहीं है। जैसे जैसे हमारी सरकार आ रही है और हमारी प्रायोरिटी होती है कि जब हमारी सरकारें जैसे जैसे आती है तो हमें पहले डेवलपमेंट के मुद्दे पे काम करना था, तो हमने उस पे काम किया हुआ है। हर साल, हर 5 साल पे, हर 10 साल पे जब जब जनता जनार्दन हमें सेवा करने का मौका देती है तब हम हमारे एक एक मुद्दों पे काम करके जनता जनार्दन के पास जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। यही लोग कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब 2024 में राम मंदिर के दर्शन करने आइए, यही लोग कहते हैं, और लेकिन ये लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध करते हैं। यही लोग हैं हर चीज के लिए बोलते हैं कि भैया आपकी तो सब जगह सरकार आ गई, धारा 370 और 35 से हटेगी नहीं, और हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी। वो कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं तमाम जो मुद्दे हैं वो पिछली बार भी थे, यही घोषणा पत्र के यही मुद्दे कितने पूरे हुए? एक बात बताइए, मैं गुजरात की बात कहती हूँ, ठीक है। मैंने तो बचपन से देखा है गुजरात, ठीक है, यहीं पे रही हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ। कांग्रेस के समय में जो डेवलपमेंट था, आप आइए मेरे साथ, आप गुजरात देखिए, गुजरातियों से पूछिए कि यहाँ क्या डेवलपमेंट दिन पर दिन हुआ है। कोई बात आपकी मीडिया यहाँ पे कवरेज कर रही है, आपकी मीडिया कर्मी है, कोई ये बात को नकार नहीं सकता कि गुजरात के विकास के मुद्दे पे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से लेकर आनंदीबेन पटेल, विजय भाई रूपाणी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अब तक में सबसे ज्यादा काम किया हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे लिए, मैंने बचपन से कभी इलेक्ट्रिसिटी को जाते नहीं देखा है, आप समझ लीजिए भाई साहब। जब से अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, महिला होने के नाते जो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे की बात हो, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, फ्री ऑफ एजुकेशन तो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री ऑफ एजुकेशन है ही। ये बिना मतलब से चिल्ला रहे, कौन सी सरकारी स्कूलों के अंदर जो है एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है? ठीक है डॉक्टर पार्थ, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं देख रहा था जितने भी घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात की ही है, इसके अलावा गुजरात में सी फूड पार्क बनाने की बात है, या 20 लाख रोजगार देने की बात है, स्कूटी बांटी जाएगी छात्राओं को या साइकिल बांटी जाएगी, इसकी भी बात हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का जो हेल्थ कवरेज मिल रहा था अब उसको 10 लाख कर दिया जाएगा, तमाम चीजें हैं। लेकिन वहां पर क्या आपको लगता है कि बनाया जाता है एक माहौल, जितने भी भावनात्मक मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ, क्योंकि चुनाव हैं, ये जनता बना रही है, या वहां पर यह माहौल अपने आप बनता है? जैसे बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात की जाए तो सरकार ने इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले डिक्लेयर किया था, और बाकायदा केंद्र सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पार्टी के कार्यालय पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और ये बात रखी थी कि हम ये बनाने जा रहे हैं, और यहाँ की कैबिनेट ने उसका पूरा पावर जो था वो मुख्यमंत्री को दिया था, और मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का गठन करने की बात की थी। इसके बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो डिक्लेयर होता है तो उसमें कहा गया है कि जो भी कमेटी का जो रिपोर्ट होगा उसको हम ध्यान में रखते हुए यूसीसी जिसको हम बोलते हैं उसको हम आगे ले जाएंगे। तो गुजरात में जहां तक लोगों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होती है तो अर्बन एरिया जो है गुजरात का, वहां पर देखा जाता है कि चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, लोगों में है कि भाई ये अच्छा काम हो रहा है, ये अच्छी कुछ बातें हैं। लेकिन जो ग्रामीण एरिया है गुजरात का, जो रूरल एरिया है, वहां पर ये कोई चर्चा नहीं है। वहां पर डेवलपमेंट की बात होती है, पानी की चीजें हैं, रोड रास्ते की बात होती है, या फिर मोदी जी के नाम की बात होती है, या फिर ट्राइबल इलाके हैं तो ट्राइबल इलाकों में जो समस्या है उसकी बात होती है। दूसरे भी बहुत सारे मैनिफेस्टो के मुद्दे हैं जिसमें ट्राइबल इलाकों के लेकर बहुत फोकस रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस जो मजबूत एरिया है, कांग्रेस का जो ट्राइबल इलाका है
वहां पर किस तरह से मतदारों को जागरूक किया जाए। तो ट्राइबल के लिए उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में जो बातें की है अपने घोषणा पत्र में, जिसको वो लोग संकल्प पत्र कहते हैं, इसमें बातें की गई है। दूसरा जो एजुकेशन सेक्टर है, जो आम आदमी पार्टी और लेके आई है, जिसमें केजी से पीजी तक जो गर्ल्स एजुकेशन फ्री करने की बात है, वो सारी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उनके संकल्प डॉक्टर पार्थ में हिमांशु जी के पास चलेंगे जरा। हिमांशु जी, क्या लगता है आपको? बहुत सारी घोषणा पत्रों में बातें की गई हैं, लेकिन वोटों के लिहाज से गुजरात के माहौल को, चुनावी माहौल को देखते हुए क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा अपील करेगी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। मैं एक बात बताऊंगा आपको, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा जरा मेरी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। परसों ही मोदी जी यहाँ पर थे, गुजरात में थे, और उनके एक भाषण में उन्होंने कहा मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने आया, मतलब मुझे पता है कि वोट तो आप हमें ही देंगे, और आप ये वोट जो दे रहे हैं वो अगले 5 साल के लिए नहीं, अगले 25 साल के लिए दे रहे हैं। देखिए, वहीं से ये संकल्प पत्र की शुरुआत हुई। ये संकल्प में ऐसी ऐसी बातें की गई है कि जो 5 साल में कभी पूरी नहीं होगी। वो आम आदमी समझता है। यहाँ पर बिजनेस माइंड वाला लोग है। जब ये लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाने की बात करते हैं, तो भारत जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसका मतलब है 1 ट्रिलियन मतलब 20% गुजरात से आएगा। 20% इकोनॉमी का हिस्सा अगर गुजरात से आता है तो वहां पर रोजगार कितना होगा, आर्थिक आय कितनी होगी, ये लोग समझते हैं यहाँ पर। दूसरी बात मैं कहूं कि इन्होंने कहा है कि 25 लाख करोड़ का विदेशी रोकाण, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। कितना आएगा वो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। 500 करोड़ आएगा, 25 करोड़ आएगा, 2,500 करोड़ आएगा, क्या आएगा वो हमें पता नहीं है। मगर उससे गुजरात को डिफेंस और एविएशन का हब बनाने की बात है। देखिए, मुद्दे तो बहुत है, जैसे मैंने कहा ना कि 80 पेज, मगर ये दर्शाता है कि ये पार्टी का ये संकल्प पत्र या इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनावी ढंढेरा, हम गुजराती में बोलते हैं इसको, ढंढेरा, जो भी कहो आप, ये अगले 5 साल का नहीं है। ये बात समझ के चले, और यहाँ का आम आदमी ये बात समझता है। यहाँ पर इन लोगों ने बात की है 3000 किलोमीटर का 4 या 6 लेन परिक्रमा पथ बनाने की बात है। साउथ ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, नॉर्थ वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बनाने की बात है। द्वारका को और पोरबंदर को दाहोद से जोड़ने की बात है। वलसाड को पालनपुर से जोड़ने की बात है। आज ये कम्युनिटी के ऊपर इतना ज्यादा भार दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये सब किताबी बातें लगती है, मगर अगर आप गुजरात में आके देखो, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फर्क पड़ रहा है ना, वो इनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ये 25-27 साल से राज कर रहे हैं, तो इनको ये पता है, ये समझते हैं, ये मानते हैं, इनका ये आत्मविश्वास है कि अगले 20 साल भी हम ही रहने वाले हैं। हेमांग जी, एक चीज बताइए, जैसे कि और बहुत सी जो घोषणाएं हुई हैं, जो घोषणा पत्र में, उन पर आप खुलकर बोलते हैं, लेकिन जैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, आप एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। नहीं बोल रहे, देखिए, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं बोल रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करेंगे, बहुत सी बातें। चर्चा आप सीधा सीधा बताइए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चर्चा होगी ये कहकर आप आगे निकल जाते हैं। मैं यही बता रहा हूं, चर्चा होनी चाहिए। हमारी बहन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी, अब प्रायोरिटी आई। अब वो 27 साल गुजरात में शासन होने के बाद उनकी प्रायोरिटी आई। दूसरी वो कह रही है पहले से प्रायोरिटी थी। उन्होंने बताया, माफ कीजिएगा, मैं एक बात बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है। कृपया गुजरात की जनता को बताए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली जो मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, उनका चेयरमैन कौन है, वो आप मुझे बताइए। अभी तक वो आपने क्यों जाहिर नहीं किया हुआ है, वो बात। इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में बोला हुआ है, वो ही उनको खारिज कर रहे हैं। वो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में बोला कि हम केजी का, पीजी का लड़कियों के लिए स्टडी फ्री करेंगे। बहन बोल रही है कि स्टडी तो पहले से फ्री है, खुद ही अपने मैनिफेस्टो को वो नकार रही है। वो बात है, वो बोल रहे हैं कि 20 लाख नौकरियों का हम अवसर देंगे। अवसर देने का मतलब क्या है? 2021-22 में आपने सिर्फ सरकारी नौकरियां 1250 दी, आपने विधानसभा में रखा है। आपने 10 साल से वाइब्रेंट गुजरात का करोड़ों रुपया खर्चा करके
देखिए 22 लाख नौकरियों का जो अंदाज था, आप 60% से भी आगे नौकरी नहीं दे पाए। आप 20 लाख नौकरियों का अवसर का मतलब क्या? गुजरात में हमारे युवा साथियों को पकोड़ा तल के और पंचर करके या गटर का गोबर गैस से चाय बनाने का अवसर नहीं चाहिए, हमें अच्छा अवसर चाहिए और अच्छा अवसर कांग्रेस देने वाली है। हेमंत जी, एक चीज बताइए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी। बोलिए, बताइए। आप फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, ये लागू होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें बहुत सी बातें ऐसी है जो चर्चा होनी चाहिए। देखिए, कौन कौन सी बातें हैं? चलिए बताइए, मैं सुन रहा हूं। कौन कौन सी बातें करते बताइए। मैं बताऊं आपको। पहले तो हमारे आलोक जी ने बताया महिलाओं के बारे में। एक जमाने में जब हमने महिलाओं को आधा हिस्सा देने की बात की, जो घर के अंदर हमारी बहनें हैं उनको अपने पार्ट में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, आरएसएस ने वो भी विरोध किया था। शाबानो केस याद है आपको? आरएसएस ने उसका भी विरोध किया था हमने वो। और ये सिविल कोड है, आप देखिए, क्रिमिनल कोड नहीं है। क्रिमिनल में सजा सबको एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। ये सिर्फ सिविल कोड की बात है, सिविल कोड की बातें हैं, वो व्यापक रूप से चर्चा करके इसके बाद होना चाहिए। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि शाहबानो केस बड़ा मशहूर केस है, आपको पता होगा क्या हुआ था उस केस में। जी देखिए, अब पुराने, ये तो बहुत आपने अच्छा बोला, भारतीय जनता पार्टी, आपने तो शाहबानो तक ले गए, राजीव जी तक। अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो अभी तो जवाहरलाल नेहरू को भी दोष देने लगती ये सबके लिए। अच्छा है आप सिर्फ राजीव जी तक ले गए। मैं ये बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा सदन में होनी चाहिए, विधानसभा में होनी चाहिए और सदन में होनी चाहिए। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म जनता के बीच क्यों नहीं होनी चाहिए? लागू किया, जनता के बीच कमेटी का अगर जनता के बीच हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर जनता के बीच हो रही है, कोर्ट के चेयरमैन का नाम बताए, उन्होंने कमेटी बनाई है, उनके चेयरमैन का नाम बताए, सिर्फ और सिर्फ वो खुद बोल रहे हैं कि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं थी। ये स्वीकार करते हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है। मैंने नहीं सुना था कि आपने कहा कि आपने कोई कमेटी बनाई है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कोई कमेटी बनाई है। देखिए, पहली बात तो हेमंत भाई कहाँ का फैक्ट कहाँ पे लेके जा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। हमने बोल दिया है हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और बिल्कुल लाएंगे, और वर्ष 2022 के अंदर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ही बनने जा रहे हैं। तो हेमंत भाई, पूरी कमेटी और चेयरमैन सब कुछ मैं आपको पर्सनली देके जाऊंगी और चर्चा में आपका भी समावेश नहीं। आप यहीं बता दीजिए ना, इसमें क्या पर्सनली देने की जरूरत है? इंडिया टीवी नेशनल टीवी है, उसमें ही बता दीजिए। मैं भी गुजरात के लोगों को पता चले कमेटी के चेयरमैन कौन है वो पता नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं का भी उसके अंदर कल्याण हो रहा है। आप तो चाहते हैं कि शाहबानो की तरह महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता रहे। आप तो चाहते हैं कि जो हमारी मुस्लिम देखिए सीधा सा महिलाओं के साथ शाहबानो केस क्या है आप बताइए पहले। मैं महिलाओं के सबसे शाहबानो की तरह महिलाओं का उत्पीड़न, मतलब शाहबानो का उत्पीड़न हुआ था, हो जाती है कुछ विशिष्ट समुदाय में, फिर उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें मां बनने की वजह से उनके साथ क्या होता है। बहुत सारी बातें हैं इस देश में, थोड़ा सा होमवर्क करके आइए, जरूरत है, होमवर्क आप करके आइए। मैं आपकी तरह ट्रिपल तलाक को, निकाह हलाला को, या फिर ये जो आपने शाहबानो के केस किया, इस तरह से हम राजीव गांधी की तरह समर्थन इन सब चीजों को नहीं करते हैं। हमारा एजेंडा क्लियर है, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम अपीजमेंट की राजनीति नहीं करते। हम कहते हैं जब ये देश 125 करोड़ भारतीयों का है तो उनके लिए समान हक और समान कायदे कानून होने चाहिए। इसमें कौन सी हमने राजनीति की? हमेशा से एक विशिष्ट समुदाय को अपना वोट बैंक बना के, डरा के, धमका के, बरगला के मेन स्ट्रीम में उन्हें कौन नहीं लाने देना चाहता? ये कांग्रेस वाले, ना वो पढ़े, ना वो लिखे, ना वो बैंक के सिस्टम के साथ जुड़े। जनधन अकाउंट जब खोले जा रहे थे सबसे ज्यादा हंसी कौन मचा रहा था? कांग्रेस मचा रहा था भाई। 2014 में अकाउंट अभी कितने चालू है वो बताइए। नहीं, मैं बोलती हूँ हेमंत भाई आप बताओ, 2014 में आपके हाथ 3000 रुपया 15 किलो तेल का डब्बा हो गया है, उसकी बात कीजिए। मोदी जी ने कहा था कि मेरी बहनों को कोई तकलीफ होगी तो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखना, वो पोस्ट कार्ड भी आज 50 पैसे का हो गया है। तुष्टीकरण की राजनीति जो अच्छा है, ये सिर्फ सपने मत दिखाइए। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ सपनों पे जीएसटी रखा है, बाकी सब जगह पे जीएसटी लगा दिया है। दूध दही छाछ पे भी जीएसटी लगा दिया है, सिर्फ सपनों पे जीएसटी लगाना बाकी है। आप सपने दिखाना बंद करिए, वरना नरेंद्र मोदी जी सपनों पे भी जीएसटी लगा देंगे। हाँ, जीएसटी के बाद भी गुजरात जैसे राज्य में इलेक्शन में जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देती है। एक राज्य बिजनेस वो देखिए 2022 के दिसंबर में 8 दिसंबर में पता चल जाएगा। 125 सीटों की थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। ये हम नहीं बोलते, आपके नरेंद्र मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी वड़ा प्रधान सिंह बोल रहे हैं
जहाँ चुनाव कि हुए नरेंद्र वहाँ पे मोदी जी जनता ने ही जनार्दन ने कहा है भारतीय जनता कि पार्टी को आशीर्वाद आप एक-एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। करती है, लोगों को भाई घर साहब, तक उनको काट जाती है। रोकिए। नरेंद्र मोदी जी ने भाई बोला साहब, हुआ आप है, हम उनको नहीं रोकिए। बोलते। वो बिना आप मतलब के मेरे नरेंद्र समय मोदी में जी बीच को में तो बोल आप रहे हैं। मानिए, उनकी बात तो ये मानिए। कितने मुद्दे लेकर हेमांग आते जी। हैं ना हेमंत घर भाई घर और तक कांग्रेस पहुंच चुकी पार्टी, है। ये जो इनके युवराज निकले उन्होंने पहले बोला अरे कांग्रेस मोबाइल जोड़ो यात्रा टावर करें। है, भारत जोड़ो बीजेपी यात्रा आम की आदमी जगह पे पार्टी उसका इन्होंने धारा पोस्टपेड रिचार्ज है और 377 और ये 35 अपनी के तहत जो AIMM में महिलाओं को उसका अधिकार प्रीपेड कश्मीर में रिचार्ज है। बेटियों को मिलने चाहिए थे वो तो और मिले ये नहीं। गुजरात की उसकी जनता बात को तो ये पता कर नहीं चल रहे गया हैं। है। गोवा मुक्ति आंदोलन कब करना पड़ा? आजादी 1947 को मिल जाती है और गोवा कब आजाद होता है? अरे ये लोग आपको भारत कुछ जोड़ो पता यात्रा नहीं है करने गोवा निकले हैं। फिल्म का क्या जिनको बात पता ही नहीं है भारत आपने का आजादी नक्शा में क्या है, एक भारत नक को ही भी नहीं तोड़ा मानते, है, वो भारत जोड़ो एक यात्रा नाक की कर रहे हैं। नसकोरी भी पहले बोलो तोड़ी हुई कांग्रेस जोड़ो है। यात्रा कर आपने लो। आजादी में क्यों योगदान ही नहीं है आप लोगों का। आप तो हाँ, सिर्फ माफीनामा अंग्रेजों ने नहीं लिखते बनाई थे। थी हमारी पार्टी। आपका आजादी हमारी में पार्टी के योगदान क्या संस्थापक है? अंग्रेज एक नहीं भी थे। आजादी में कांग्रेस आपके के वहां से संस्थापक कोई भी अंग्रेज हैं। आजादी में शहीद ठीक है हुआ ना? हो? भारतीय और है ना, जनता पार्टी झांसी समर्थक की रानी RSS या लक्ष्मीबाई जनसंघ कांग्रेस का पार्टी से नाम नहीं थी। बताइए आप मुझे तात्या अभी। टोपे कांग्रेस आजादी में पार्टी से आपने नहीं किया थे। क्या है? ठीक है ना? आजादी की वो लड़ाई में लोगों ने भी आपको आजादी की अंग्रेजों के लड़ाई लड़ी है। पिट्ठू बहुत बनकर सारे बैठ नाम गए थे। लगवा दूंगी, अंग्रेजों के कांग्रेस आप पार्टी से तो नहीं वहां थे। पे दलाल बन के बैठ ठीक है गए ना? थे। आप हमें ठीक है ना? आजादी की देखिए, बात ऐसे करें शब्दों का कि इस्तेमाल मत आजादी कीजिए। तोड़ा हेमांग है। जी, आपने हेमांग जी, मुझे तोड़ा है, आपत्ति है। नाक की नसकोरी नहीं ये तोड़ी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप मत कीजिए। भाषा को संयमित रखते हुए। ये इनकी बेशक ये भाषा है भाई मंच दे साहब। रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। इस तरह के शब्दों से थोड़ा परहेज करिएगा। एक दूसरे के प्रति देखिए, सम्मान दिखाते हुए। देखिए, मैं राजनीति में, सम्मान- प्रजातंत्र में ये सबका बिल्कुल हक है अपनी मेरी बात बहन का रखे, सम्मान लेकिन करता हूं। संयमित भाषा में। नहीं, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं। मेरे जो शब्द नहीं, है ऐसा कोई वो शांति शब्द में नहीं कहीं भी लगी, कोई मैंने आधिकारिक आजादी की शब्द लड़ाई नहीं है, लड़ी, फिर भी कांग्रेस ऐसा लग रहा पार्टी है से नहीं तो मैं थी। मेरे शब्द को वापस बोल रहा हूँ। हेमंत लेकिन भाई, मेरा कहने का झांसी की रानी तात्पर्य लक्ष्मीबाई ये है लड़ाई कि लड़ी, आजादी में कांग्रेस इन पार्टी लोगों लड़ी ने थी, तात्या ताज के टोपे ने भी साक्षी लड़ी बने थी, थे। सब कोई अरे कांग्रेस आजादी छोड़िए, अब आजाद हो चुका। हाँ, आजाद तो हुए मैं यही 75 बता साल रहा हो हूं कि गए। साहब अनु छोड़िए। हम आज की बात करते हैं ना, इन चुनाव की बात करते हैं। महंगाई का मुद्दा है, इसलिए इन लोगों ने- महंगाई का मुद्दा है। गुजरात में 22 पेपर फूट रहे हैं, उसकी बात कीजिए। अरे महंगाई की कांग्रेस बात की कीजिए। किस्मत गुजरात पूरी में है ओल्ड गुजरात पेंशन में। स्कीम पेपर को लागू छोड़ो, करने की बात कांग्रेस खुद कीजिए। चीफ और गुजरात में करप्शन 300 चीफ और यूनिट बिजली कांग्रेस, फ्री चीफ करने की इक्वल बात टू कीजिए। कांग्रेस इक्वल टू गुजरात के जो करप्शन। मुद्दे, गुजरात के जो पेपर खेडूत फूटा है ना, उनको पेपर आवक जो है नहीं। उसका कांग्रेस MSP की नहीं मिल किस्मत रहा है, टूटी हुई उनकी है। बात कीजिए। हमेशा गुजरात में किसी न किसी एजुकेशन मुद्दे को का ये लोग बरकरार पूरा रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर भी क्लोज हो पकड़े गए चुका है, ना, वो उसकी कांग्रेस बात के कीजिए। कार्यकर्ता पकड़े गए। गुजरात में हमने कोरोना में लाशें देखी हुई है, कोरोना में हमने ये लोग जयपुर पिघलती रिसोर्ट हुई में चले चिमनियां गए थे। देखी हुई है। राज्यसभा का कोरोना इलेक्शन था का जो भाई साहब इनका यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और है, विधानसभा यहाँ पे का लोगों सत्र के चल साथ रहा था दिए और जलाए हमारी गए प्यारी थे, कांग्रेस लोगों जयपुर को रिसोर्ट दिए में चली जलाए गई गए थी। थे लोगों के साथ, यहाँ पे तालियां पड़ाई गई जयपुर थी। के रिसोर्ट आज में चले गुजरात गए की थे हालत कांग्रेस है, वाले। गुजरात में राज्यसभा का 3 लाख से इलेक्शन था, ज्यादा मौत तो हुई अपने है। वोट उनको बचाने के 4 लिए लाख अपने सारे मुआवजा देने एमएलए की को बात लेके जयपुर कीजिए। के मैं रिसोर्ट यही में बता चले रहा गए हूं, थे कोरोना क्या के पीछे फर्स्ट मत वेव में। जाइए। ठीक है। गुजरात की अभी की जो परिस्थिति है उसकी बात कोरोना के कीजिए। फर्स्ट वेव में कांग्रेस ने तो जयपुर किया के था, रिसोर्ट में चले कांग्रेस गए ने थे कितनी कांग्रेस GIDC वाले। बनाई। आज अपने तक हम एमएलए बोलते लेके थे कि क्योंकि आपने राज्यसभा का GIDC नहीं इलेक्शन बनाई। था। आज आपके मैनिफेस्टो में आपको लिखना पड़ा है हाँ, मेरा कि हमें मैनिफेस्टो था, GIDC बच्चे से बोल बनानी रहे हैं। पड़ेगी। आप खुद ही स्वीकार करते हो कांग्रेस के कामों को। IIM कांग्रेस ने बनाया, IIT कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस के अंदर श्वेत क्रांति अमूल कांग्रेस अरे इस लाया, देश में जितनी सुमूल प्राचीन कांग्रेस लाया। संस्कृति है, सभी कांग्रेस ने बनाई है। 27 साल से बोलते जो ना किया, झूठ क्या फर्क सरदार पड़ रहा है? वल्लभ भाई इस देश पटेल में जितनी स्टेडियम का बिल्डिंग्स नाम हैं, आपने बदल प्राचीन के मोदी कर संस्कृति दिया। है, आपको जितने भी ये युग बात आए है हैं वो इस देश शर्म के आनी अंदर, चाहिए। वो सब मेरा कुछ तो कांग्रेस शर्म ने से बनाए सर हैं। झुक जाता है। महाराणा गुजरात के प्रताप सरदार कांग्रेस वल्लभ के भाई थे, पटेल जो सब कुछ बोल दो। कांग्रेस के शिवाजी गुजरात कांग्रेस कांग्रेस के के थे, प्रेसिडेंट रह चुके ये थे, भी बोल दो। आपने उन मोदी उनका स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर दिया। इससे ज्यादा हाँ, यहाँ दुखद पे बात हजारों क्या हो बिल्डिंग सकती के है? नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी के नाम पे है तो चलेगा। अरे आप पूरा बदल दीजिए, वो आपको नरेंद्र प्रॉब्लम मोदी क्या कर है कि दीजिए, गांधी कोई फैमिली, प्रॉब्लम नेहरू नहीं है। गांधी, राजीव बस गांधी सरदार भवन वल्लभ ऐसे भाई नाम पटेल नहीं का लगे, नाम क्यों किया? इंटरनेशनल नहीं रखे, आप इसके लिए आपको बताइए। प्रॉब्लम हो अरे गई। आप कर इस दीजिए, देश में तो सबका खाली नाम गांधी देखिए, नेहरू चुनाव गांधी है का नाम बेशक। जिनका नाम सरदार वल्लभ आप भाई दोनों से ही पटेल का
गुजारिश है मेरी। उनका नाम आपने क्यों चेंज कर अरे दिया? भाई साहब, आप उनको चुप कीजिए ना, वो जी मेरे जी समय जी, में बोल रहे हैं। मैं दोनों से एक बात कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। बेशक आपके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी राजनीति करने का तरीका है, बेशक कीजिएगा आप। आलोक जी, ये बताइएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, बहुत सारी चीजें हैं, बार बार कह रहा हूं, जो भी घोषणा पत्र में घोषणाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, वो अपनी जगह है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक तो ये है कि क्योंकि ये एक जज्बाती मुद्दा है, एक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, और क्यों आखिर ये इतना अहम है ये मुद्दा बीजेपी के लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे कानून खत्म होंगे जो मुसलमानों को एक अलग कम्युनिटी के तौर पर पेश करते हैं या एक अलग एक एडवांटेज देते हैं बहुत सारी चीजों में? क्या ये सिर्फ इसीलिए एक मुद्दा है या इसके अलावा भी कोई बात है? ये ऐसा नहीं है, बल्कि सही बात ये है कि ये
पूरे देश के लिए और सभी पार्टियों के लिए मुद्दा है। इसलिए हम कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो बार ये कह रहे हैं कि इस पर संसद में बहस हो। और ये सही है कि चाहे घोषणा पत्र में कहा भी गया हो, संसद में 2/3 बहुमत से क्योंकि संविधान में संशोधन करना होगा, उसमें सभी दलों का समर्थन, जैसे तलाकशुदा वाले मामले में कांग्रेस ने समर्थन दिया था ना जी। तो मैं तो मानता हूं कि इस पर बहस हो, लेकिन ये कहना कि ये क्यों होना चाहिए, ये बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये देश के लिए दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां इस तरह के अलग अलग कानून अलग अलग ढंग से आप बनाए जाते हो। एक ही समाज इस पर हंगामा क्यों होता है? हंगामा इतना क्यों होता है? डॉक्टर पार्थ, मुसलमानों डॉक्टर को पार्थ, डराने के मैं लिए पढ़ रहा था इसके बारे में। हमारे अधिकारों में हनन जी होगा। आलोक जी, आपकी आवाज, करने का बगैर आपका ऑडियो क्रैक हो रहा है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर पार्थ, मैं पढ़ रहा था तो 1951 में पंडित नेहरू ने एक लॉ पास किया था और उसको बांट दिया था हिंदू पर्सनल लॉ के नाम से। उस पर भी हंगामा हुआ था। तो उन्होंने ये किया था कि अलग अलग कानून बनाए थे। क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता? और ऐसा हुआ भी है, देखिए जैसे 3 तलाक पर बिल आ गया, वो कानून बन गया। इसी तरीके से क्या शादी को लेकर, अडॉप्शन को लेकर या जायदाद को लेकर, सक्सेशन को लेकर अलग अलग कानून नहीं बन सकते? देखिए, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात बताई उससे मैं थोड़ा सहमत हूं, इसलिए कि ये सदन में चर्चा होनी चाहिए। और जब इतना बड़ा आप डिसीजन लेने के लिए जा रहे हो, सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जा रही है, तो सदन में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। और बहस डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमारे राष्ट्र में बहस होना बिल्कुल जरूरी है। जब मुझे याद है कि जब सरकार के जो मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला, जब उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की थी, तब पत्रकारों ने बहुत सवाल किए थे और जिसमें महिलाओं को लेकर, खास तौर पे मुस्लिम महिलाओं को लेकर वो सवाल पुरुषोत्तम रूपाला जी को दागे गए थे पत्रकारों की तरफ से। लेकिन उस वक्त भी बहुत अच्छी तरह से पुरुषोत्तम रूपाला जी ने उसका जवाब नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अभी तक इतनी श्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन जो बात मुझे डिस्कशन में पता चली कि हेमांग जी बता रहे थे कि कांग्रेस ने आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाई, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ डिबेट में रहता है, जनता तक के मुद्दे नहीं पहुंचते कि हमने ये किया है, हमने ये किया है। इसीलिए लगातार 27 साल से कांग्रेस अपोजिशन पार्टी में रही है। इस बार के चुनाव में भी उन्होंने जो मुद्दे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे। अभी भी 4 से 5 दिन पहले फेस के चुनाव में है। आप यहाँ पर घूमिए, दिल्ली से भी बहुत सारे पत्रकार गुजरात में घूम रहे हैं, उनसे भी मेरी बात होती है तो उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं रही है इस बार चुनाव। तो इस पर अभी कांग्रेस को तो गौर करना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी का विषय है कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जो बात हेमांग जी कर रहे थे उसके बारे में मैंने ये बताया कि जनता तक मुद्दे नहीं पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी में गैप है। जी, एक मुद्दा और है जो मेरा ध्यान बार बार खींच रहा है और वो है कि छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी फ्री, और कुछ छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। डॉक्टर श्रद्धा, घोषणा पत्र से पहले बार बार आप बीजेपी के नेता, आप भी उसमें शामिल हैं, वो कह रहे थे कि हम फ्री कुछ भी देने की राजनीति नहीं करते हैं। जब जब उनसे सवाल होता था कि फ्री बिजली देने की बात आम आदमी पार्टी वहां पर कर रही है, तो आप लोगों का जवाब ये होता था कि हम फ्री वाली जो सुविधाएं हैं वो हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन इस घोषणा पत्र में ये फ्री स्कूटी और फ्री साइकिल की बात हो रही है। देखिए भाई साहब, जो है ना, आप पूरा घोषणा पत्र ठीक से बचे। पहली चीज है कि हम रेवड़ी कल्चर को आज भी प्रमोट नहीं करते, ना हम कभी प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल जी ने ही कहा है कि अंत्योदय तक जाना है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। ये जरूरी है कि हमारा देश है जो आत्मनिर्भर बने, उसके अंदर मेक इन इंडिया हो, उसके अंदर। चलिए आप बता दीजिए मुझे पूरा। फ्री कल्चर नहीं है इसके अंदर। जो आप देखें तो एक सेक्शन ऑफ विमेन्स हैं जिनको लिए उनके जो मेरिट्स आएंगे तब उनको दिया जाएगा प्रोत्साहन के रूप से, तब उनको स्कूटी दी जाएगी। हर किसी को स्कूटी नहीं, स्कूटी के लिए भी अपना मेरिट प्रूव करना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है डिटेल के अंदर इसके अंदर। तो फ्री कल्चर को या रेवड़ी कल्चर को तो हम कल भी प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सुविधाओं को हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, एक राज्य के अंदर कुछ लोग जो होते हैं जो वीक होते हैं, जिन्हें मेन धारा में लाना रहता है, जिन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ना रहता है,
तो सरकार जो टैक्स पेयर के पैसे का कलेक्शन जो सरकार की तिजोरी में होता है उससे उनके लिए योजना बनाती। सरकार का काम यही है कि हर किसी को मुख्य धारा में जोड़ना, इक्विटी के बेस पे काम करना, जिसको जिसकी जरूरत है उसको चलिए देना। ठीक है, मेरा हो सकता है मेरी नजर ना पड़ी हो, बिजली को लेकर कुछ कहा? जी, बिजली के लिए तो आपको मैं ये बात बता दूं कि गुजरात में सरप्लस बिजली है। यहाँ पे अब तो हमने सोलर पैनल लगाने शुरू किए हैं। यहाँ तो अब हम बिजली से पैसे कमाने की बात करें, हमारे लिए मुफ्त बिजली मुद्दा है ही नहीं, हम खुद बिजली से पैसा कमाने की ओर जा रहे हैं। तो ये मुद्दा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ रेसिडेंसी में आप देखिए तो काफी सारी जगह पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, 0 रुपीज का बिल आता है, सामने से बिजली कंपनी वाले हमारे अकाउंट में पैसे डालते हैं। तो अब तो मतलब बिजली मुद्दा नहीं है, बिजली मुद्दा नहीं है गुजरात में? बिजली मुद्दा कभी गुजरात के लिए हो ही नहीं सकता। मैंने कभी बिजली जाते हुए देखी नहीं। आउट स्टेट से मेरे जितने भी फ्रेंड्स आते हैं, अगर वो 2, 3, 5 दिन 7 दिन घर में रुकते तो पूछते हैं कि श्रद्धा तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं जाती, बिजली नहीं जाती। बिजली का कट होना ये गुजरात के लिए कभी कोई मुद्दा है नहीं। हम बिजली से वो मुफ्त करने की बात तो दूर तक की नहीं, हम बिजली से पैसे कमाने जा रहे हैं। ठीक है हेमांग जी, बिजली मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है बिजली को लेकर? देखिए गीता में सबसे पहले लिखा गया है अध्याय में कि आप जब तक परिस्थिति का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसका सामना नहीं कर पाओगे। इतना महंगा बिजली बिल आता है, भारत में सबसे ज्यादा यूनिट का यहाँ रेट है, और मेरी बहन बता रही है कि बिजली मुद्दा नहीं है। अब बताइए बिजली मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या है? इन्होंने स्कूटी की बात की। मैं आपको बताऊं, मेरिट के ऊपर ही जो 12वीं कक्षा में पास होते हैं और इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाते हैं उनको 1000 रुपया देकर टैबलेट देने की बात की थी। 2 साल से लाखों बच्चों ने 1000 रुपया जमा करवा दिया है, अभी तक 2 साल से उनको टैबलेट नहीं मिले हुए। ये सिर्फ बातें करते हैं। हमने, आपने बहुत अच्छी चीज बोली, हमने जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमने एसी ऑफिस में पुराना घोषणा पत्र को कॉपी मार के नहीं लिखा हुआ है। और मेरे जो राष्ट्रीय विश्लेषक भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि हम लोगों को डायरेक्ट मिल रहे हैं, हम कोई एडवर्टाइजमेंट या वो बात नहीं कर रहे। हमने 50 लाख कॉल्स किए, 7 लाख लोगों के प्रतिभाव लिए, 10,000 लोगों का इंटरव्यू लिया, 182 विधानसभा में, 5,000 गाँव में जाकर हमने 65 लाख जनता से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मिलके हमारा जो है वो। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन हिमांशु जी। हिमांशु जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन। हिमांशु जी ठीक है, हिमांशु जी एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए। सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा अपील करने वाला है गुजरात चुनाव में जनता को? गुजरात की प्रजा को मैं ये समझता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी ज्यादा जी ये जो इनको विकास की राह दिखाई देगा, क्योंकि रोजगार मुफ्त नहीं आएगा। रोजगार आएगा अगर उद्योग होंगे, विकास होगा तो रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, फ्री यहाँ पर मामला नहीं। गुजरात में लोग फ्री कल्चर, फ्री कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो करें और ले। और गुजरात हमेशा एक ऐसा है कि जीडीपी में काफी प्रदान रहता है। एक ही चीज, इकोनॉमी जहां प्रोग्रेस होगी वहां रोजगार भी बढ़ेगा। चलिए अब जनता पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्रद्धा आपका भी, हेमांग साहब आपका भी, डॉक्टर पार्थ पटेल और आलोक मेहता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जनता पर छोड़ते हैं। जनता खुद तय करेगी कि मुद्दा उसके लिए सबसे अहम कौन सा है। राजनीतिक दलों के अपनी अपनी जोर आजमाइश है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।